हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा रिकर्जन। और रिकर्जन जो है वो रिलेटेड है आपका फंक्शंस से। ठीक है, तो एक बार अगर किसी ने फंक्शंस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि फंक्शंस देखने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है कि रिकर्जन होता क्या है। देखो, मैंने आपको फंक्शंस वाली वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताया था। मैंने एक पॉइंट्स में से ये बताया था कि जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द मेन फंक्शंस। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को बताई थी कि फंक्शंस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मेन फंक्शंस के द्वारा कॉल किए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा रिकर्जन, इसमें क्या होगा, एक बार मेन फंक्शन एक फंक्शन को कॉल लगा देगा। ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो एक फंक्शन को कॉल लगा देगा, फिर वो फंक्शन क्या करेगा, खुद को बार बार कॉल लगाता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिकर्जन का हमको डेफिनेशन मिल गया। रिकर्जन का आप डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। व्हेन अ फंक्शन calls itself, the process is known as recursion. रिकर्जन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, द प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन। मतलब एक फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करने वाला है रिकर्जन में। तो ये होता है मेरा रिकर्जन का बेसिक मतलब। ठीक है, अब देखो ये बार बार कॉल कैसे करेगा, इसमें आप लोगों को क्या होगा, किसी को ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा भारी लग सकता है, पर प्रैक्टिस करो, ये फिर इजी लगने लगेगा। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें या तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर टाइप का ही होता है, और जो काम आप लूप से कर सकते हो वो काम आप फंक्शन से भी कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। अभी हम एक पैटर्न वाला प्रोग्राम करेंगे, देखना वो जो हम पैटर्न प्रोग्राम जब हम फॉर लूप से प्रिंट करते थे उसको हम रिकर्जन से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं फिलहाल के लिए void print नाम का, और इसमें हम अपना पास करेंगे काउंट। अभी ये बस देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक काम करते हैं, इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमको मान लो बेसिक कोडिंग को प्रिंट कराना है। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट। हाँ, तो यहाँ देखो, अगर मान लो आपको क्या है कि मान लो बेसिक कोडिंग आपको 5 बार प्रिंट कराना है, तो एक हमारे ट्रेडिशनल तरीका है, प्रिंट एफ को ही बेसिक कोडिंग करके कंट्रोल डी से 5 बार 5 लाइन लिख दो तो वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास लूप की मदद से, आप 1 से 5 टाइम्स लूप रन करा दो और उसको बेसिक कोडिंग बार बार प्रिंट करा दो, वो एक तरीका है। अब हम देखते हैं रिकर्जन से कैसे ये सेम चीज हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये फंक्शन को पहले हम कॉल करेंगे। ठीक है, बिकॉज एक टाइम तो फंक्शन को कॉल आपको करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पर। अब सपोज कर लो हम इसको 4 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हमने ये कॉल कर दिया। ठीक है, प्रिंट 4 टाइम्स कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4 है ये कहाँ पर पास होगा, आपका प्रिंट फंक्शन को ढूंढेगा, प्रिंट फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, और 4 जो है वो एन में पास हो जाएगा। किसी को अगर नहीं समझ पा रहा है ये कैसे पास होगा, तो आर्ग्यूमेंट्स वाले लेक्चर में आप जाके देखो, वहां पर मैंने डिटेल में बताया पासिंग ऑफ फंक्शन को। ठीक है, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स को, तो इसको हम पासिंग ऑफ पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला बार में क्या है यहाँ पर, प्रिंट एफ बेसिक कोडिंग। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट लाइन में, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाने वाला है मेरे पास, ये प्रिंट हो गया। अब प्रिंट n-1, मतलब अब देखो एक बार और यहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन? वही फंक्शन इटसेल्फ, प्रिंट खुद को ही यहाँ पर कॉल लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या पास होने वाला है, n-1। तो n की वैल्यू जो 4 थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, n की जो वैल्यू मेरे पास 4 थी, अब n-1 मतलब अब n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब फंक्शन में यहाँ पर क्या पास होने वाला है, 3 पास होगा, बिकॉज n-1 हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, फिर से सुनो, यहाँ पर 4 पास हो रहा है, n का वैल्यू 4 था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। उसके बाद देखो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या करना है, प्रिंट बेसिक कोडिंग, तो चलो भाई प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब फिर से ये फंक्शन खुद को ही कॉल लगा रहा है, लेकिन इस बार क्या पास हो रहा है मेरे पास, देखो आर्ग्यूमेंट में क्या पास हो रहा है, n-1, जो कि हो जाएगा मेरे पास इस बार 3।
तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 3। फिर से तुम बेसिक कोडिंग प्रिंट करो, तो हम यहाँ पर फिर से बेसिक कोडिंग प्रिंट कर देंगे। अब n-1 फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2। तो फिर से 2 पास हो गया यहाँ पर, फिर से फंक्शन खुद को ही कॉल लगा रहा है, तो अब 2 पास हो गया यहाँ पर। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से प्रिंट बेसिक कोडिंग, तो फिर से प्रिंट बेसिक कोडिंग करो। फिर n-1 मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर से यहाँ पर 1 पास होगा, फिर से बेसिक कोडिंग प्रिंट होगा, तो फिर से प्रिंट करो। अब फिर से -1 होगा, तो अब 0 पास होगा। तो इंट n मतलब n की वैल्यू होगी 0। तो फिर से प्रिंट करो, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर बार बार ये प्रिंट होता जाएगा, मतलब ये एक इन्फिनाइट लूप में घुस जाएगा यहाँ पर। इन्फिनाइट लूप में क्यों घुसेगा? बिकॉज हर बार आप कॉल कर रहे हो, कंडीशन तो कुछ है नहीं यहाँ पर चेक करने वाला, तो ये एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको रन करें, इसको और इसको रन करें, करना तो नहीं चाहिए पर ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। देखो देखो यहाँ पर इन्फिनाइट लूप में चला गया। ठीक है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, रिकर्जन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर आप बताओगे नहीं अपने रिकर्जन को कि तुम्हें रुकना कहाँ है, तो फिर वो तो भाई प्रिंट करता ही जाएगा। तो उसको हम एक बेस कंडीशन दे देते हैं। बेस कंडीशन मतलब ये चेक कंडीशन टाइप का हो गया, मतलब जैसे व्हाइल में घुसने से पहले हर बार चेक होता था, सेम इसी तरह यहाँ पर इफ करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा? अगर आपका जो n की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या कर जाओ, तुम रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। ये मेरा बेस कंडीशन लग गया। ठीक है, तो अब जो ये आपका लूप है वो सिर्फ अब 4 बार ही चलेगा। ठीक है, बिकॉज जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, n इज इक्वल टू 0, कंडीशन सही है तो तुम यहाँ से रिटर्न कर जाओ, मतलब वापस घूम जाओ, अब तुमको और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं, देखो ये 4 ही बार प्रिंट होगा। देखो 4 बार ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये काम है मेरा रिकर्जन का। अब रिकर्जन को थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इसी कोड को लिख रखा है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रन करेगा कैसे। पहले यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के पहले से रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा कोड है। अब देखो आप सोच रहे हो कि भाई इसको मैंने यहाँ पर 5 बार क्यों लिखा है, तो अभी आप समझ जाओगे यहाँ पर मैंने इसे 5 बार क्यों लिखा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, इस वे में जाते हैं। ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा, फिर दूसरा फंक्शन हो जाएगा, फिर तीसरा, मतलब फंक्शन एक ही है पर ये कितने बार रन करेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या दिया था, प्रिंट 4 दिया था। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ पर 4 है। और उसके बाद यहाँ पर क्या था, n इक्वल टू 3 था। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0। और इसको कर लेते हैं छोटा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब स्टार्टिंग में मेरा पार होगा, यहाँ पर पास होगा फंक्शन। ठीक है, तो इंट n, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, अभी 4 है, यहाँ पर देखना हमेशा। ठीक है, 4 है। तो आपका बेस कंडीशन पहले चेक होगा, क्या आपका n 0 है, नहीं है, तो फिर तुम आप आगे बढ़ो। कंडीशन को हमेशा स्टार्टिंग पे ही देना। कोई भी फंक्शन में आप रिकर्जन लगा रहे हो, कंडीशन हमेशा स्टार्टिंग में देना। बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही चेक करना चाहो कि भाई लूप में घुसने से पहले ही चेक कर लो कि तुम्हारा कंडीशन सही है, नहीं नहीं है तो यहीं से घूम जाओ। ठीक है, तो अभी मेरा कंडीशन सही है, अभी n 0 नहीं है मेरे पास। तो प्रिंट करोगे या तुम बेसिक कोडिंग, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फंक्शन फिर से खुद को ही कॉल करेगा n-1 के लिए, मतलब n की वैल्यू 4 थी, तो अब n के लिए यहाँ पर देखो कर्सर को, n इक्वल टू 3 के लिए अब कॉल होगा फंक्शन। ठीक है, तो फिर से चेक करेगा क्या आपका जो n है वो 0 के बराबर है, नहीं, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अब बेसिक कोडिंग फिर से प्रिंट होगा लाइन चेंज करके, फिर से n-1 के लिए कॉल होगा। अभी n की वैल्यू क्या है, 3, n के लिए कॉल होगा। तो कंडीशन चेक करेगा क्या आपका जो n है वो 0 के बराबर है, नहीं, तो तुम क्या करो, प्रिंट बेसिक कोडिंग करो और फिर से खुद को ही कॉल करो n-1 के लिए। तो n की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, तो n-1 कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो। अब 2 के लिए कॉल होगा, क्या n 0 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला रिटर्न वाला काम नहीं करेगा। तो फिर से बेसिक कोडिंग प्रिंट होगा, 3 बार इस बार हो गया। और फिर से खुद को ही कॉल लगाएगा n-1 के लिए, मतलब 2 था, तो अब फिर 1 के लिए कॉल लगेगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो कंडीशन चेक करेगा क्या आपका n 0 है, नहीं है, तो फिर से तुम बेसिक कोडिंग प्रिंट करो और फिर से खुद को कॉल लगाओ n-1 के लिए। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। देखो फिर से n-1 के लिए कॉल होगा, n की वैल्यू क्या है, 1, तो अब की n-1 क्या हो जाएगा, 0। तब यहाँ पर आपका कंडीशन चेक होगा, इफ n इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, यहाँ पर मेरा कंडीशन ट्रू मिल गया,
तो तुम रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहाँ करना है तुमको, जहां से तुम्हारा फंक्शन कॉल हुआ था। हमारा फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ था, मैं यहाँ पर कॉल हुआ था, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ था मेरा, तो वापस यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मेरा प्रोग्राम इस तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए मेरा जो प्रोग्राम था वो 4 बार प्रिंट कर रहा था, बेसिक कोडिंग बेसिक कोडिंग बेसिक कोडिंग बेसिक कोडिंग। जब वो 0 हो रहा था तो रिटर्न कर जा रहा था, और रिटर्न कहाँ पे करता आप लोगों को पता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जाता है, फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पर मेरा रिटर्न कर गया, और फिर लास्ट में रिटर्न 0, मेरा प्रोग्राम खत्म। तो ऐसे करके जो मेरा रिकर्जन का जो आउटपुट है वो 4 बार बेसिक कोडिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करो और सेम चीज दोहराओ 10 के लिए। ठीक है, आपको 10 बार बेसिक कोडिंग या कुछ भी आप मन चाहे आउटपुट आप प्रिंट करा सकते हो यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, आपको 10 बार प्रिंट कराना है। जब ये हो जाए तो वीडियो प्ले करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पर एक पहला एग्जांपल लेते हैं अपना रिकर्जन का। हम रिकर्जन से एक क्वेश्चन बनाते हैं। हम क्वेश्चन क्या करेंगे, मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers using recursion। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे यूजर ने अगर 5 इनपुट दिया 5, तो आपको 5 तक के इन प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये फाइंड करना है आपको, जो कि आएगा मेरा 120। ठीक है, तो ये चीज हम लिख लेते हैं। अब देखो इसको रिकर्जन से हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पर हम इंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपना प्रोडक्ट। देखो हर एक चीज का रिकर्जन बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज मिक्सड अप मत कर देना यहाँ पर, कि फिर आपका प्रोग्राम जो है वो गड़बड़ा जाए। यहाँ पर पिछले केस में हमने यहाँ पर क्या रखा था, वॉइड, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए था। ठीक है, ये रिटर्न है, ये रिटर्न इसलिए ताकि आपको यहाँ से जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर आपको इवेंचुअली रिटर्न करना ही है। ठीक है, तो इसलिए कॉल हुआ था। और अगर आपने यहाँ पर ब्रेक भी दिया हुआ रहता तो भी आपका प्रोग्राम सही से ही चल जाता। ठीक है, तो वो रिटर्न है आपका वो लूप को तोड़ने के लिए, वरना वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। अब देखो यह मेरा प्रोडक्ट एक फंक्शन बन गया। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंट n ले लेते हैं यूजर से इनपुट। यहाँ पर हम करते हैं एंटर द नंबर टिल, एंटर द नंबर कर देते हैं। ठीक है, और इसको स्कैन करा लेते हैं, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन। अच्छा, दोनों जगह एन एन हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता है वैसे, लेकिन हम डिफरेंट रखते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक pr नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हमारा जो फंक्शन है प्रोडक्ट, उसको कॉल कर लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट से जो भी प्रोसेस होके आएगा, ये प्रोडक्ट फंक्शन में जो भी आप नंबर पास करोगे, वो जो भी प्रोसेस होके आएगा वो फाइनली हमारा pr में आके स्टोर होगा, और लास्ट में हम इस pr को प्रिंट करा देंगे। हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर आएगा मेरा pr। ठीक है, तो ये वाला मेन फंक्शन का कोड आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है pr। ठीक है, उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ नम को कॉल किया है। ठीक है, तो मतलब आपने नंबर अगर डाला 5, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर, उसमें नम पास हो जाएगा 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी वहां पर 5। ये चीज क्लियर है। ठीक है, पासिंग ऑफ फंक्शन यहाँ, और अभी तक रिकर्जन का अभी तक यूज भी नहीं हुआ है अभी यहाँ पर। और पीआर में यहाँ से जो भी प्रोसेस होके जाएगा रिकर्जन वगैरह होने के बाद, वो आपका पीआर में स्टोर हो जाएगा, और फिर पीआर आपका आउटपुट में हो जाएगा, तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर ये मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग रिकर्जन को डिजाइन करते हैं, रिकर्जन कैसे कैसे यहाँ पर वर्क करेगा वो देख लेते हैं। हमको यहाँ पर बेस कंडीशन, मैं जरूरी ये समझता हूँ कि बेस कंडीशन जो है वो सबसे लास्ट में आप लगाओ। ठीक है, बिकॉज बेस कंडीशन आपको प्रोग्राम के अनुसार आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बेस कंडीशन होना क्या चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम बेस कंडीशन को भी नहीं डालते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे टेम्प पी, मतलब टेम्प प्रोडक्ट, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, और देखो रिकर्जन कॉल करने का दो तरीका हो सकता है, पर हम एक ही सिंपल तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप क्या करना, आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना और बाकी के लिए रिकर्जन कॉल कर देना। क्या, फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, डू वन टास्क
यहाँ पर हम लिख लेते हैं डू वन टास्क एंड कॉल रिकर्जन फॉर रेस्ट, रिकर्जन फॉर रेस्ट, ये चीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, बाकी रिकर्जन पे छोड़ दो। तो हम यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, हम अपने जो n है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो प्रोडक्ट, यहाँ पर फंक्शन कॉल दोबारा होगा, ब्रैकेट में आएगा मेरे पास n-1। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेसिकली, आप यहाँ पर n-1 को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो और n-1 के लिए आप रिकर्जन कॉल कर दे रहे हो। अभी आपको ये लाइन आपको अभी एकदम समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक है। जो रिकर्जन पहली बार कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा ये लाइन, ठीक है, नो वरी। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर होगा क्या। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैंने n-1 के लिए कॉल किया था और एक खुद से किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब ये हो रहा होगा तो हम करा देंगे रिटर्न, लास्ट में ये चीज होगा टेम्प प्रोडक्ट। और उससे पहले क्या करेंगे, अब लास्ट में आपका बेस कंडीशन आएगा यहाँ पर। तो हम अपना बेस कंडीशन रखना चाहेंगे, अगर n मेरा 1 के बराबर हो जाए तो रिटर्न 1, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रोग्राम एक बार रन कर रहा है कि नहीं। हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर, तो हम करते हैं 5 आना चाहिए 120। देखो आ रहा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 120। अब समझते हैं यहाँ पर होता कैसे है। ये वाला अपना यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, जल्दी से ये वाला कोड को वहां पर कॉपी कर लेते हैं दोबारा से। सेम चीज को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब हम देखते हैं, देखो मैंने जगह जो है यहाँ पर, देखो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है यहाँ पर। देखो ये 2 लाइन में चला जा रहा है, पर ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत खाना। ये पूरा एक लाइन वहां पर जगह नहीं था, इसलिए टूट के 2-3 लाइन में चला गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 के लिए हम कॉल करेंगे, ठीक है, बिकॉज 5 के लिए उतनी जगह नहीं बच रही। और 1 एक्चुअली बन रही है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बन रही है जगह। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं अपना 5, इसको कर लेते हैं अपना 4। हाँ देखो, अब यहाँ पर हर एक चीज को ध्यान से देखना तुम, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने नम को दिया 5, ठीक है, सब आपने 5 पास किया था यहाँ पर नम को। और ये नम कहाँ पे जाएगा, देखो इंट पीआर है, तो पीआर में अभी क्या स्टोर है, कुछ भी नहीं। इसमें आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल लगा दिया प्रोडक्ट नम। तो अब ये जो नम में जो 5 था वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एन में, पासिंग ऑफ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब फर्स्ट टाइम मेरा फंक्शन रन कर रहा है तो एन की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं, अभी तक 5 है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम अब आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा चेक होगा क्या आपका n 1 के बराबर है। नहीं भाई, मेरा 1 n के बराबर नहीं है। तो तुम क्या करो, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू क्या करो, प्रोडक्ट। अब जैसे ही कुछ होने वाला था, यहाँ पर एक लाइन में नहीं दिख रहा, हम यहाँ पर ले आते हैं आपको। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट n-1, जैसे ही यहाँ पर कुछ होने वाला था, कुछ प्रोडक्ट में होने वाला था मेरे पास, तो यहीं पर एक फंक्शन कॉल हो गया। कुछ प्रोडक्ट निकलने से पहले ही एक फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, फिर से एक फंक्शन कॉल हो गया। अब इस बार किसके लिए कॉल हुआ है, n-1 के लिए, मतलब n की वैल्यू जो 5 थी अब 4 हो गई है। तो अब ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ से 5 से फिर एक फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर ये 4 वाला फंक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा, 4 के लिए कॉल हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फिर से चेक होगा क्या आपका n 1 के बराबर है, नहीं।
तो इंट टेम्प फिर से कुछ जब प्रोडक्ट में आने वाला था, तो फिर से एक फंक्शन पास हो गया n-1 के लिए, मतलब अब n का वैल्यू जो 4 था वो अब 3 बन गया, मतलब इसके लिए फंक्शन n इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन कॉल हो चुका है। तो फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या आपका n 1 के बराबर है? अभी भी नहीं है। तो आप क्या करो, फिर से प्रोडक्ट जब होने वाला था तो फिर से n-1 के लिए कॉल हो गया, तो n-1 मतलब अब 2 हो जाएगा, तो अब ये 2 के लिए कॉल हुआ। तो फिर से आपका कंडीशन चेक होगा, क्या आपका n 2 के बराबर है, 1 के बराबर है? नहीं। तो फिर से प्रोडक्ट में कुछ होने वाला था, फिर से फंक्शन पास हो गया। अब जब 2 था तो n-1 कितना हो जाएगा? 1। अब आपका कंडीशन चेक होगा, क्या आपका n 1 के बराबर है? सही भाई, यहाँ पर सही है। तो आप क्या करो, रिटर्न 1 कर जाओ, मतलब जहां से भी ये कॉल हुआ था वहां पर आपको रिटर्न 1 करना है। ये कॉल कहाँ पर हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉल हुआ था, प्रोडक्ट n-1 में कॉल हुआ था। तो अब पूरा ये प्रोडक्ट n-1 की जगह पर 1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1, ठीक है, ये ब्रैकेट मेरा हट जाएगा। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या आ रहा है मेरे पास, 1 इंटू एन, उप्स, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने 3 पे डाल दिया था, ये 2 पे आना चाहिए था, ठीक है। तो आपको 1 हुआ जो यहाँ मेरा कंडीशन, तो रिटर्न 1, रिटर्न 1 कहाँ से करना है? जहां से ये कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है? यहाँ पास से, ठीक है, यहाँ पास से ये कॉल हुआ है। तो इसके पूरे जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न 1 हुआ है भाई, ठीक है। अब देखो, अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 2 पुट हो गया। अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो अब इंट टेम्प की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटर्न टेम्प हो रहा है। अब ये कहाँ पे रिटर्न होगा? जहां से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है। ये पूरा फंक्शन का जो आउटपुट है ना, वो डिपेंड करता है आपका कि रिटर्न कहाँ से हुआ था। तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कहाँ से हुआ था? इस वाले फंक्शन में। और कौन सा जगह पर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर से 2 पास हो रहा है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3, तो हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं। 3 2 जाए क्या हो जाएगा? 6। तो मतलब अब मेरी जो टेम्प की वैल्यू है वो है 6। तो अब फिर से आपको रिटर्न टेम्प करना है, कहाँ से? जहाँ से कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से। तो यहाँ पर पूरा पूरा 6 आ जाएगा। और फिर n की वैल्यू क्या है? 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 24। अब इंट टेम्प की वैल्यू क्या होगी? 24। फिर से रिटर्न, रिटर्न कहाँ पर? जहां से कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 24। और n की वैल्यू क्या है? 5, तो यहाँ पर 5। अब 24 इंटू 5 आ जाएगा मेरा 120। अब 120 रिटर्न टेम्प। अब ये टेम्प कहाँ से कॉल हुआ था? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा पूरा पूरा 120। तो पी आर का वैल्यू बन जाएगा 120 और इस तरह प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे पता है कईयों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये वाला आप छोड़ो, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो, अब सामने सामने समझो। यहाँ पर पहले हम कुछ जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जल्दी से पहले कुछ लिख लेते हैं। हाँ देखो, अब हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, फेस टू फेस सामने। यहाँ पर देखो, मेरा सबसे पहला कॉल, फंक्शन कॉल ये कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट नाम, देखो ये वाला लाइन देखो। यहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। नम में आपने क्या पास कर रखा है? 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नम को हटा के 5, कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। अब देखो, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? आपका प्रोडक्ट वाला फंक्शन। उसमें n की वैल्यू क्या पास हो रही है? 5। तो सपोज करो जब फंक्शन पहले बार कॉल हुआ तो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेरा फंक्शन जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा, जब आपने 5 पास किया, तो ये वाला लाइन कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो, n इज इक्वल टू 5 है। अभी यहाँ पर नम 5 पास हुआ था, तो n की वैल्यू 5 है अभी, तो यहाँ पर हमने लिख रखा ऑलरेडी से 5। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आपको करना है। टेम्प में आपको क्या करना है? प्रोडक्ट n-1 इंटू एन। तो अब जब ये n, प्रोडक्ट n-1 यहाँ पर कंपाइलर मेरा देख लेगा, तो वो फिर से एक फंक्शन कॉल करने चला जाएगा। कुछ प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्रोडक्ट होने से पहले ही एक फंक्शन कॉल लग गया फिर से। तो उसे अब फंक्शन को करने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शन n-1 के लिए कॉल हुआ, मतलब 5 था n की वैल्यू, तो n-1 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो फिर से मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब जब 4 के लिए कॉल हो रहा है, तो वो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 26 वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। n इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन कॉल। तो फिर से जब प्रोडक्ट होने वाला था, यहाँ पर n-1 कॉल हो गया। तो अब 4 था n की वैल्यू, तो क्या हो गई? 3। तो अब ये 28 वाला लाइन भी चला गया,
ठीक है, मतलब 28 वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब फंक्शन मेरा n इज इक्वल टू 3 के लिए कॉल हुआ। तो फिर से जब यहाँ पर प्रोडक्ट होने वाला था, तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल फिर से लग गया। अब की n-1 के लिए फिर से, मतलब अब 3 था तो 2 हो जाएगा। तो अब 38th वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू 2 के लिए। मतलब आप समझ रहे हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुस रहा है, तीसरा के अंदर चौथा, चौथा के अंदर पांचवा, मतलब ऐसे फंक्शन घुसते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रिटर्न भी कराएंगे, अब रिटर्न भी देखना आप। ठीक है, अब फिर से n-1 के लिए कॉल होगा, तो 2 था इनका वैल्यू, तब हो जाएगा 1। तो अब ये 32 वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन कॉल n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब यहाँ पर देखो, जब n इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर, तो ये वाला मेरा कंडीशन कॉल हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो रिटर्न यहाँ पर 1 कर देना है तुमको। रिटर्न 1 कहाँ से करना है, जहां से भी ये कॉल हुआ था। तो रिटर्न ये वाला 1 कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था हमको लगता है। ठीक है, यही कॉल हुआ था तब ना भाई 1 के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पूरा क्या आ जाएगा मेरे पास 1, बिकॉज कंडीशन में हमने दे रखा है कि जब n का वैल्यू 1 हो जाए तो तुमको 1 रिटर्न करना है। रिटर्न कहाँ पे करना है, जहां से कॉल हुआ था। कॉल उस फंक्शन से हुआ था जब n की वैल्यू 2 थी। तो इस पूरे के जगह पर मेरा 1 आके बैठ जाएगा, तो भाई 1 लाके बैठा दो। अब n इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो n की जगह पर आप 2 रख दो। ठीक है, अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब जब ये हुआ, ये वाला फंक्शन हटा दो, ये फंक्शन का काम खत्म। ठीक है, अब देखो, जब टेम्प का वैल्यू 2 होगा, जब n इज इक्वल टू 2 है, मान लो सपोज कर लो अभी n इज इक्वल टू 2 है ये फंक्शन में, तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी इस वक्त, यहाँ पर देखो 2 हो गई। तो तुमको रिटर्न टेम्प करना है। अब रिटर्न टेम्प कहाँ से करना है, जहां से ये कॉल हुआ था। अब रिटर्न टेम्प कहाँ से कॉल हुआ था, ये 3 वाला फंक्शन, जब n की वैल्यू 3 थी वो फंक्शन से कॉल हुआ था n इज इक्वल टू 2। तो ये टेम्प तुमको यहाँ पर लाके बैठाना है। ठीक है, तो हो जाएगा 2। फिर ये वाला फंक्शन का काम खत्म, जब ये रिटर्न कर गया तो इसका काम खत्म। ठीक है, तो अब n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो। अब 3 टू जा 6, मतलब टेम्प की वैल्यू हो गई 6। तो जब मान लो सपोज कर लो अभी जो फंक्शन है वो n इज इक्वल टू 3 के लिए रन कर रहा है, तो अब ये वाला पार्ट तुमको सॉल्व हो गया, टेम्प में तुमको 6 मिल गया। अब रिटर्न टेम्प करो, तो अब रिटर्न टेम्प कहाँ पे रिटर्न होगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था, n इज इक्वल टू 4 जो फंक्शन था उसके लिए कॉल हुआ था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट n-1 में आके बैठ जाएगा मेरा 6, और इसका काम भी खत्म। तो मतलब एक प्रोग्राम के अंदर मेरा जो कंट्रोल है वो घुसता गया फंक्शन में, और रिटर्न वापस आ रहा है, तो वो सारे मेरे फंक्शंस के जो आउटपुट जब मुझे मिल जा रहे हैं तो वो फंक्शन मेरा टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब n की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो। अब 6 4 जा 24। तो अब सपोज कर लो फंक्शन में n इज इक्वल टू 4 है, तो तुमको फिर से रिटर्न टेम्प करना है, कहाँ से, जहां से कॉल हुआ था। कॉल यहाँ पर से हुआ था, तो यहाँ पर मेरा 24 आके बैठ जाएगा, और ये फंक्शन का काम यहाँ पर खत्म। अब 5 की वैल्यू, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर पुट कर दो 5। अब 24 इंटू 5 करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब सपोज कर लो ये n इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन है। ठीक है, तो रिटर्न टेम्प, अब रिटर्न टेम्प कहाँ से करेगा, अब देखो, अब इसको कॉल करने वाला कोई और फंक्शन नहीं था, वो मेन फंक्शन था। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट 5 में कॉल हुआ था। ठीक है, तो n इज इक्वल टू जब 5 था तो प्रोडक्ट 5 के लिए कॉल हुआ था। तो अब ये जो पूरा पूरा टेम्प इज इक्वल टू 120 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, पी में, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 120। तो अब पी आर की जो वैल्यू है वो 120 हो गई यहाँ पर। अब हम वही प्रोडक्ट को आउटपुट करा दे रहे हैं, तो इस चलते जो मेरा आ रहा है आउटपुट वो 5 के लिए 120 आ रहा है। देखो, तो ये जो काम है वो आप लूप से भी कर सकते हो। ये मैंने फंक्शन से किया है आपको दिखाने के लिए कि जो काम लूप कर सकता है वही काम फंक्शन भी कर सकता है। और ऐसा नहीं कि फंक्शन हर बार इतना कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी आपको जो मुश्किल से मुश्किल टास्क होता है जो लूप से नहीं बन पाएगा, वो फंक्शन से एक दो लाइन में बन जाता है। ठीक है, तो फंक्शन कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है रिकर्जन को, उसका अपना कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल को आप दो तीन बार खुद से करना तो आपको समझ में आ जाएगा, ड्राई रन करके देखना समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक पैटर्न प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यूजिंग रिकर्जन, तो वो देखना वो कैसे होगा। यहाँ पर हम कमेंट डाल देते हैं, और मेरा पैटर्न क्या होगा, स्टार वाला पैटर्न प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पैटर्न मेरे को फंक्शन से प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे,
तो देखो फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया था तो वो एक ही लाइन में आ रहा था मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर इन्वर्ट हो गया, तो अब इसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। ये फर्स्ट ही बार में मेरा 5 के लिए रन कर जा रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको एक बार के लिए ही रन कराना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 5 पास हो रहा है, ठीक है। इन्वर्ट 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 3 to 5 हमको वहाँ से रन करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन सेकंड के लिए रन कर रहा है, इसको क्या करना होगा, 1 से 1 प्लस 1,5 डाल देते हैं और यहाँ पर 1 डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 5 इनका वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हटा के यहाँ पर for I equal to 1 is equal to 1 I plus plus star alpha beta, जब मैं यही चीज़ करूँ, उप्स यहाँ पर करना है, यहाँ पर रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और ये मेरा पिन है, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लो एंड तो एज इट इज रहेगा। हाँ तो देखो यहाँ पर मैंने जो है अपना कोड लिख लिया है। अब देखो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। मैंने भी कुछ प्रिपेयर यहाँ पर नहीं किया था, देखा आप लोगों ने, मैंने सामने बनाया, बस थोड़ा सा इसको टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में किया था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न मैंने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए बिकॉज मेरा एक से काम बन नहीं रहा था। तो आपको बस ये पैटर्न दे देगा, अगर आपको बोला कि भाई अगर यूजर्स इनपुट लो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपना प्रोग्राम को ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही सेम एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पैटर्न कॉल किया और यहाँ पर 1,5 पास कर दिया। तो एन में क्या स्टोर हो गया मेरा 1, और 5 एम में क्या स्टोर हो गया मेरे पास 5। यहाँ पर लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 1 और एम इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये चीज। अब देखो मेरा बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरा n जो कि यहाँ पर बढ़ रहा है हमेशा, यहाँ पर देखो जब हर बार जब मेरा कॉल हो रहा है तो m तो मेरा कांस्टेंट रह रहा है। m मैंने 5 पास किया था, तो m कहीं भी देखो पूरा प्रोग्राम में कहीं भी m के वैल्यू कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो m मेरा कांस्टेंट है। m हर बार m हर बार पास होगा, मतलब m का वैल्यू हर एक फंक्शन कॉल के लिए वो 5 ही रहने वाला है। बदल क्या रहा है, n का वैल्यू, n का वैल्यू हर बार मेरा अपडेट होगा। तो मैं चाहता हूँ जब मेरा वो कंडीशन आ जाए, जब मेरा n जो है मतलब मेरा जो पहला ये जो n इज इक्वल टू 1 है, ये बढ़ के मेरे पास 5 आ जाए, जब ये दोनों बराबर हो जाए, तब एक ऐसा लूप चले जो लास्ट बार प्रिंट हो, प्रिंट लास्ट लाइन में, मतलब जब ये n इज इक्वल टू m हो जाए, तब आप क्या करना है, आपको 5 टाइम्स ये अंदर वाला लूप रन कराना है और 5 टाइम्स लास्ट बार ये आउटपुट करा के आपको रिटर्न कर जाना है जहां से भी फंक्शन कॉल हुआ था। रिटर्न होने के बाद ये बार बार रिटर्न करते करते अपना मेन फंक्शन तक पहुंचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, रिटर्निंग हमारा क्लियर है। अब देखो ये लूप मेरा क्या करेगा, ये रिकर्सन के लिए ये लूप रन करने वाला है। कैसे, देखो जब फर्स्ट टाइम मेरा n इज इक्वल टू 1 था, तो ये वाला कंडीशन तो पूरा पूरा कुछ होगा नहीं, ये तो घुसेगा ही नहीं, बिकॉज n इज इक्वल टू m तो है नहीं। अब n की वैल्यू क्या है 1, तो ये लूप मेरा 1 टाइम रन करेगा और 1 टाइम मेरे पास ये प्रिंट कर देगा भाई। उसके बाद आपको एक लाइन चेंज कर देगा, पहले ही एक लाइन चेंज कर देगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर सेकंड लाइन में पैटर्न के बाद मैंने ये चीज डाल के देखा था, तो वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न फिर से कॉल होगा n+1 के लिए, मतलब अब n का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर 2। तो ये कंडीशन फिर से चेक नहीं होगा, ये कंडीशन रन ही नहीं करेगा, बिकॉज n इज इक्वल टू m अभी भी नहीं है। अब ये वाला लूप 2 टाइम्स रन करेगा, बिकॉज n इज इक्वल टू 2 है, तो 1 से 2 रन करेगा, तो 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, फिर एक लाइन चेंज करेगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, पैटर्न n अभी भी कांस्टेंट है, n+1 यहाँ पर पास हो रहा है, मतलब 3 था तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 3 हो गया। अभी भी ये वाला वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। ये वाला 3 टाइम्स रन करेगा, 3 टाइम्स मेरे पास स्टार प्रिंट कर देगा स्पेस देके, और लास्ट में निकल के लाइन चेंज कर देगा,
मतलब यहाँ तक मेरा प्रिंट हो गया। और फिर से फंक्शन कॉल होगा पैटर्न n+1, मतलब अब यहाँ पर जाएगा मेरे पास 4। तो ये कंडीशन फिर से चेक नहीं होने वाला है। ये 4 टाइम्स रन करके ये वाला लाइन प्रिंट करा के ये वाला लाइन प्रिंट करा के लाइन चेंज कर देगा। यहाँ पर देखो लाइन चेंज कर दे रहा। फिर से मेरे पास होगा पैटर्न n+1। अब हो जाएगा n की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 5। तो ये वाला मेरा बेस कंडीशन हिट कर गया, n=m हो गया। तो मतलब अब ये जो लूप है वो m के लिए रन करेगा, मतलब 5 टाइम्स। आप n के लिए भी रन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज m और n इस पॉइंट पर बराबर है। तो आप किसी के लिए भी रन कराओ, आपको ये वाला लाइन लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहाँ से, जहां से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से। ठीक है, अब रिटर्न आपको पता लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पर। तो रिटर्न कहाँ पे किया, यहाँ पर जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। अब उसके बाद 19th लाइन के बाद तो आपको 20th लाइन एग्जीक्यूट होना है। 20th लाइन में कुछ है नहीं इसको, इसलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। 20th लाइन में अब क्या आ गया मेरे पास, रिटर्न। रिटर्न कहाँ से, जहां से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। उसके बाद फिर से रिटर्न है, तो फिर से यहीं पर रिटर्न होगा, फिर से रिटर्न, जब तक वो मेन फंक्शन पे रिटर्न ना कर जाए। तो इस प्रकार जो है ये मेरा पैटर्न जो है वो प्रिंट होता है। ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है। अगर सपोज कर लो आपको इसको 10 तक ले जाना है, ये इसी सेम चीज को, तो यहाँ बस मैं यहाँ पर 10 डालूंगा। और यहाँ पर देखो वो 10 के लिए चला गया, देखो यहाँ पर 10 के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि आप अपना कोड को क्या है कि दिमाग लगा के कुछ भी जो लूप से किया जा सकता है ना, वो फंक्शन से या रिकर्जन से किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखो इसके लिए आपको लूप इजी लग रहा होगा कि भाई ये तो सब बकवास है, इससे अच्छा तो लूप था, 2 लाइन में 3 लाइन में बन जा रहा था। तो आप बनाओ, लूप से कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर मैं ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि आप जो काम लूप से कर सकते हो वही काम आप रिकर्जन से भी कर सकते हो। ये पैटर्न इजिली मैं लूप से करा सकता था, बट अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई यही सेम चीज तुमको फंक्शन से करना है, ठीक है, तो आपको तो फिर ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये जितने पैटर्न वाला क्वेश्चन है ना, उसको एक बार रिकर्जन से बना के देखो, जो बन सके। ठीक है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज रिकर्जन से अगर आप पैटर्न बना ले रहे हो तो समझ जाओ भाई आपका रिकर्जन बहुत अच्छे से हो चुका है। ठीक है, और क्या करते हैं, पिछले के साथ पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन था मेरा कि आपको एक एरे बनाना है और उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो वो वाला कोड हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, और यहाँ से थोड़ा सा ये सब कॉपी कर लेते हैं, छोड़िए लिख लेते हैं हम जल्दी से। हाँ तो देखो, ये मैंने मेरा कोड लिख लिया है। ठीक है, इतना तक तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। एक एन लिया जा रहा है वेरिएबल, जिसमें हम यूजर से उसका लेंथ ले रहे हैं कि कितना लेंथ का उसे एरे बनाना है। उसको स्कैन करा रहे हैं, उसी लेंथ का एक एरे बना रहे हैं, और उस एरे में इनपुट भी ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक और लाइन लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि मुझे एलिमेंट एरे में एलिमेंट्स देने हैं।
और ये क्या कर रहा है, ये लूप प्रिंट करा रहा है बिफोर रिवर्सिंग आपका जो कैसा दिख रहा है आपका लूप, मतलब आपका एरे, ठीक है। और देखो यहाँ पर मेरा एक हम एक एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं, ठीक है, इंट रेवेर, मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि बिना रिवर्स करने से पहले जो मेरा एरे है वो कैसा दिखता है, ठीक है। और ये इसको अगर नहीं भी बनाओगे, देखो इसको हम हटा भी देते हैं बिकॉज इसका कहीं अल्टीमेटली कहीं पर यूज दिखा नहीं मुझे, ठीक है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर बना दिया था। तो वो उसको भूल जाओ, ठीक है, वो एरे को हटा दो। यहाँ पर बिफोर रिवर्सिंग देखना कैसा दिखेगा, और ये आफ्टर रिवर्सिंग, और यहाँ पर मेरा मेन कोड है रिवर्सिंग का, ठीक है। यहाँ पर मेरा रिवर्सिंग हो रहा है। देखो ये लूप रन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये रन कर रहा है 0 से लेके हाफ तक। मतलब आपका अगर एरे मान लो सपोज कर लो ये है तो n/2 कितना हो जाएगा, n है मेरा इस वक्त मेरे पास है 10, तो n/2 कितना हो जाएगा 5, मतलब ये कुछ 0 1 2 3 4 5 लेस देन 5, मतलब कुछ यहाँ तक रन करने वाला है, ठीक है। ऐसा सपोज कर लो अभी। अब देखो क्या होगा, इसका फर्स्ट वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है, फर्स्ट एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, इसका नाम है मेरे पास फर्स्ट वैल, मतलब फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट वैल, और यहाँ पर एक मेरा है सेक वैल, मतलब सेकंड वैल्यू, ठीक है। ये दो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है। अब देखो फर्स्ट वैल में क्या आएगा मेरे पास, एर ऑफ आई, मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वैल में मेरे पास आई आ जा रहा है 1। अब देखो सेकंड वैल में आएगा क्या, सेकेंड वैल में आएगा n-i-1। ये एक ट्रिक है, समझ लो। n-i-1 क्या करता है ना, अगर आपने यहाँ से पहला एलिमेंट निकाला तो वो उसका काउंटर पार्ट ये वाला एलिमेंट निकालेगा। कैसे, वो देखो, आपको 10th एलिमेंट का यहाँ पर पोजीशन निकालना है। तो n क्या है मेरे पास इस वक्त, 10 है, ठीक है भाई, n 10 है। i क्या है मेरे इस वक्त 1 है, सॉरी 0 है, 0 है, ठीक है। i का वैल्यू यहाँ पर देखो 0 है, और -1 करो, फिर -1 करो, तो 10 - 0 तो 10 ही होगा, फिर -1 करोगे तो 9 आएगा, मतलब यहाँ पर 9 आ रहा है यहाँ पर। तो 9 पे पोजीशन पे क्या है मेरे पास, देखो 9 पोजीशन पे आपका 10 है, तो सेक वैल्यू में मेरे पास 10 स्टोर हो जाता है इसी तरह से। इसको हम हटा देते हैं। अब देखो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 1 आया, और सेक वैल्यू मेरे पास 10 आया, ठीक है, सेकंड वैल्यू मेरे पास 10 आया। तो आपको रिवर्स करना है। आप एयर ऑफ 1 में, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे आप सेक वैल्यू को डाल दो, सेकंड वैल्यू को, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा 10 उठ के 1 पे आ जाएगा। और उसी तरह एयर ऑफ n-i-1 जो कि है 9th पोजीशन, उसमें मेरा फर्स्ट वैल्यू चला जाएगा, मतलब 1 उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब लूप सेकंड बार चला, आई का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब फर्स्ट वैल्यू में क्या आएगा, एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 1 क्या है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2। सेकंड वैल्यू में क्या है मेरे पास n माइनस, यहाँ पर फिर से हम वो चीज करते हैं, n जो कि है 10 माइनस आई जो कि है 1 -1। तो अब 10 - 1 करोगे तो 9, 9 - 1 करोगे तो 8, मतलब सेक वैल्यू में मेरे पास आ रहा है 8, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। तो अब एयर ऑफ 8 में इस वक्त क्या है मेरे पास, देखो सेकंड वैल्यू में एयर ऑफ 8 में क्या है मेरे पास 9 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 9, ठीक है भाई। अब 2 और 9 को यहाँ पर फिर इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 2 उठ के यहाँ 9 उठ के यहाँ पर चला आएगा, और 2 उठ के यहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे ही सब अरे में होगा, रिवर्सिंग होगा। अब किसी को ये डाउट कि भाई ये हाफ ही तक क्यों जा रहा है, बिकॉज हाफ तक आप करोगे, यहाँ तक मान लो ये मेरा एग्जैक्ट हाफ में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके इधर वाला सपोज कर लो ऐसा हो रहा है, हाफ तो एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इसके इधर वालों को एक बार आपने पूरा पूरा इंटरचेंज कर दिया, तो मतलब रिवर्स होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास, 8 यहाँ पर आ जाएगा, और मेरे पास 3 यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, आ गया भाई 4। यहाँ पे चला आएगा मेरा 6, और यहाँ पे चला आएगा मेरा 5। तो देखो अब एक यहाँ तक लूप रन किया तो ये रिवर्स हो गया है। अगर आप फिर से मान लो n तक जाओगे फिर से, तो फिर वो वापस से रिवर्स होकर आपको अपना ओरिजिनल एरे मिल जाएगा, तो आपका पर्पस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हम इसको रन करते हैं पहले, हम इसे देखते हैं, जब ये n/2 है तो क्या हो रहा है। हम डालेंगे अपनी लेंथ ऑफ एरे 10, एंटर द एलिमेंट्स, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो बिफोर रिवर्सिंग ये दिख रहा है 1 to 10, आफ्टर रिवर्सिंग 10 to 1, ठीक है, ये एक चीज। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सपोज कर दो मैंने इसको हटा दिया, अब आपको अपना ओरिजिनल एरे आपको रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिल जाएगा। हम डालेंगे यहाँ पर फिर से वही एरे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बिफोर रिवर्सिंग वही था, आफ्टर रिवर्सिंग भी वही है, बिकॉज ये दो बार रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, हाफ में आके रिवर्स हुआ, फिर हाफ में लास्ट में जाके रिवर्स हुआ, तो मतलब हाफ हाफ मिलके फुल टाइप वैसा टाइप आप समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसको बाई टू रखते हैं, बिकॉज मेरा यहाँ तक हाफ टाइम ही रन करेगा तो पूरा मेरा एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर अगर आप वापस से फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो फिर से वो वापस अपना खुद का पोजिशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीज आपको नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो है n/2 तक ही रखा है। तो ये था मेरा ट्रिक क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखना, उसको समझ में आ जाएगा। और किसी के पास अगर बेहतर इससे अच्छा आपके पास रिवर्सिंग का टेक्निक है, देखो मेन कोड तो मेरा यही है आखिरकार, बाकी सब तो यहाँ पर इनपुटिंग है, आउटपुटिंग वगैरह दिखाना है, बिफोर रिवर्सिंग कैसा है, आफ्टर रिवर्सिंग कैसा है। तो अगर कोई इसको 4 लाइन से भी छोटा या 5 लाइन से भी छोटा में मुझे करके दिखा सकता है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा बाद में। और फिर प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन का, रिकर्जन का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।